हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं और यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। और यह अनसॉल्व पेपर एनसीईआरटी पर पूरी तरह से आधारित है और आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्र का संकलन, यानी इसमें प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न पत्र दिए गए हैं और इसमें कहां से कहां तक प्रश्न पत्र दिए गए हैं, 2018 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न पत्र दिए गए हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 2023 का सेट नंबर 6 हल करने वाले हैं और एक एक प्रश्न को, प्रत्येक प्रश्न को हल सहित समझने वाले हैं। एक एक प्रश्न को मैं हल करके आपको समझाने वाला हूं। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेट 6 देखते हैं कि क्या है। अब अगर आपके पास मान लीजिए कि राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व नहीं हो तो आपको कैसे यह पेपर मिलेगा, यह भी आपको बता देते हैं। आपको तो क्या ध्यान रखना है, आपको कोड नंबर ध्यान रखना है 822 EB। ठीक है ना, 822 EB। जब इस कोड नंबर को आपके पास किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर हो उसमें आप इस कोड नंबर को ढूंढेंगे तो आपको यह प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, सभी में वही, चाहे किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व हो वही पेपर रहते हैं। यह सेट आपका इधर उधर हो सकता है, इसमें सेट 6 हो सकता है, उसमें सेट 2 हो, सेट 3 हो, इधर उधर होगा, बस यही अंतर होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे आज मैं पार्ट 2 करने वाला हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, पार्ट 2 गणित सेट 6 2023 822 EB खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। पिछले पार्ट में आप देख सकते हैं, इस पे आप पेंसिल से जगह जगह देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट में सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल सहित पूरी तरह कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, यह सभी जो है पार्ट 1 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न के केवल आपको ऑप्शन बताएंगे और अधिक जानकारी के लिए आप इसके पार्ट 1 को जरूर देखें। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो वह है 18 25। सेकंड है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग होगा तो वह होगा 6। प्रश्न नंबर 3 है, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 तथा 3x + 5 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ पे m = 0 - 6। फोर्थ क्वेश्चन है, 2x + 3y = 18 x - 2y = 2 का हल होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, x = 6 y = 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + ky = 1 तथा kx + y = k² के अनेक हल होंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ±1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, यदि 1/में x² - 2 = 1/7 तो x का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी +-3। देखिए, इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से हमने हल करके एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए इसके पार्ट 1 को एक बार आप जरूर देखें, जहां पे पूरी तरह से इसका सलूशन बहुविकल्पी प्रश्नों का कराया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3, -10। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12। दो आकृतियां जिनके आकार समान हों परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं, तो वह समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो यह होगा 9:25। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हों तो वह त्रिभुज होगा, तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4:9। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, यदि tan थीटा = 8/15 तो कोसेक थीटा का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17/8।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा, तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 9:4। प्रश्न नंबर 16 है, यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो वह होगा 4πr²। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है? ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसके बहुलक होंगे, उसका बहुलक होगा, इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18। अगला प्रश्न और बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 5.5, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। आई होप कि यहाँ तक के सभी प्रश्नों के ऑप्शन को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि पार्ट 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आप पूरा सलूशन सहित समझना चाहते हैं तो आप इसके पार्ट 1 को जरूर देखें, जहाँ पे पूरी तरह से हम सलूशन सहित समझाए हुए हैं। आज हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ पे खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, सभी खंड कीजिए, यानी प्रश्न नंबर 1 और यह प्रश्न आप देख सकते हैं 2 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न इस खंड में 2 मार्क्स के हैं। तो सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, यह सिद्ध करना है आपको। तो देखिए यह जो प्रश्न है वो आपके बुक में एक उदाहरण है। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं कि उस उदाहरण में कैसे किया गया है। अब उस उदाहरण में अंतर क्या है कि यहाँ पे देखिए 5 + √3 है और उस प्रश्न में यहाँ पे माइनस है, बस यही अंतर है। प्रश्न बिल्कुल सेम है। तो इस प्रश्न को मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूं, उस उदाहरण की सहायता से आपको खुद इस प्रश्न को करना है। ठीक है, क्योंकि बस इतना ही का अंतर है कि यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस है। ये दिखाते हैं इसके सोल्यूशन को। तो यह देखिए आपके बुक में यह उदाहरण है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में जो दिया गया है यहाँ पे प्लस है, इसमें माइनस है, बस यही अंतर है। तो करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। आप इस प्रश्न की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। आप इसके सलूशन को देख सकते हैं। आप अच्छी तरह इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक यह है। ठीक है, आई होप कि आप इस प्रश्न को देख चुके होंगे। ठीक है, इसके सलूशन को आपने देख लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का ख क्या है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह देखिए 2 नंबर का प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को समझते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए cos a बराबर √3/2, ठीक है ना। तो यहां से देखिए हम पहले क्या कर लें, a का मान ज्ञात कर लें। यहां से a का मान ज्ञात कर लें। तो देखिए a के मान को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे इसको ऐसे लिख दें, cos a बराबर, इसको अगर cos के रूप में हम लिखें तो क्या होगा, देखिए cos, अब आप जानते हैं कि cos यहाँ पे 30 अंश का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 अंश लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 30 अंश। a बराबर क्या मिल जाएगा, 30 अंश। अब यहाँ पे देखिए sin 2a का मान ज्ञात करना, तो यही a का मान इसमें रख देंगे। तो देखिए sin 2a दिया हुआ है तो 2 × a का मान है 30। ठीक है, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा sin 60 अंश। और sin 60 अंश का मान आप जानते होंगे कि sin 60 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 1 का गौ। देखिए प्रश्न नंबर 1 का गौ क्या कह रहा है, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और यह भी 2 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे
बोला हुआ है बेलन के आयतन का 2 गुना। तो सबसे पहले तो बेलन के आयतन का सूत्र यहां पे लिख लें, ठीक है ना। देखिए यहां पे लिखते हैं बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। यह बेलन का आयतन होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब यहां पे क्या बोला हुआ है, आधार की जो त्रिज्या होती है वह आर होती है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर आर, ठीक है। आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर। अब यहां से देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, समझिएगा। बोला हुआ है कि सिद्ध करना है कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए तो बेलन के आयतन का दोनों को पहले बराबर करते हैं, देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना, और यह बराबर है क्या दिखाना है कि बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या, बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, ठीक है। अब बेलन के आयतन यहां पे दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 गुना बोला हुआ है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ है आपका 2 पाई आर एच गुणे आधार की त्रिज्या है आर। अब इसको हल कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए आर और आर का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो गए और यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 का घ। देखिए प्रश्न नंबर 1 का घ क्या है, इस प्रश्न को समझते हैं। निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे वर्ग अंतराल, यहाँ पे वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता 2, 8, 30, 15 और 5 है, और आपको माध्यिका की गणना करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आप देखिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे सारणी बनाया हुआ है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए पहला मान वैसे ही लिखते हैं, दूसरे मान के लिए हम जस्ट उसके नीचे वाला नंबर जोड़ देते हैं, 8 और 2 10, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे वाला 30 और 10 40, फिर जस्ट उसके नीचे वाला 40 और 15 55, फिर उसके नीचे वाला 55 और 5 60, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको जो बारंबारता है उसको भी जोड़ना है, और वह होता है आपका यन का मान। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं, 8 तो 10, 30 10 40, 40 और 15 55 5 60। देखिए यन का मान यानी बारंबारता को जोड़ने पर और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान है वह समान आना चाहिए। अगर समान है तो समझिए कि सही है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे n/2 का मान, n/2 बराबर 60/2 बराबर 30वां पद, ठीक है। अब 30वां पद इसमें ढूंढेंगे संचयी बारंबारता में। अब जस्ट इससे जस्ट बड़ा मान जो होगा वही यहां से लेंगे, ठीक है ना। तो इससे जस्ट बड़ा जो है आप देख रहे हैं 40 है, तो इस लाइन का जो वर्ग अंतराल होता है यानी वह क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं, यह 1 नंबर में प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए आपको बता देते हैं माध्यक वर्ग कहलाता है या माध्यिका वर्ग कहलाता है। बात एक ही है, ठीक है। इस लाइन की जो बारंबारता होती है वह f का मान होती है, और माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर का जो वर्ग होता है उसमें की जो संचयी बारंबारता होती है वह CF का मान होता है।
अब यहाँ से माध्यिका का सूत्र लिख लें और सभी मानों को रख दें। तो देखिए माध्यिका का सूत्र होता है आपका n/2 माइनस में CF बटे में F, ठीक है। यहाँ पे L होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणे में H, यह सूत्र होता है। यहाँ पे लिख देते हैं माध्यिका, यही आपका माध्यिका का सूत्र होता है। यहाँ से मान रख देते हैं, सभी मानों को रख देते हैं। तो देखिए L और H का मान कैसे आएगा, बाकी मान तो आपको दिख रहे हैं। तो L का मान, यह माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वह L का मान होता है यानी 20। H के मान के लिए जो उच्च सीमा है यानी उच्च सीमा 30 है, उसमें से 20 को घटा देंगे यानी 30 माइनस 20, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर 10। अब सभी मानों को रख देते हैं। n/2 का मान देखिए निकाला गया है 30 है, तो यहाँ से पहले L का मान रख लेते हैं 20, ठीक है ना, 20 और प्लस n/2, तो n/2 का मान 30 है तो 30 माइनस CF का मान देखिए 10 है तो 10 बटे में F का मान कितना है 30 और गुणे में H का मान 10। अब इसी को हल कर लेना है। क्या करना है, इसी को हल कर लेना है। तो देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 में से 10 गया तो यह हो जाएगा 20 बटे में 30 और गुणे में 10। देखिए 10 तिहाई 30, 3 से भाग दे देंगे 20 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 छक 18, दशमलव लगाएंगे, फिर आपका 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 20, 3 छक 18, 3 छक 18 यानी दशमलव के 2 स्थान तक ले जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 20, या 3 स्थान तक ले गए तो यह आएगा, यह आ जाएगा 20 और 6 26, 26.666, यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब कहीं कहीं इसी आंसर को ऐसे भी लिख देता है, अगर दशमलव के 2 स्थान तक इसी को लिखेंगे तो ऐसे भी लिखा जाता है। जब भी देखिए 2 स्थान तक लिखना है और तीसरे स्थान का मान अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो जस्ट पीछे वाले नंबर में एक जोड़ कर लिखते हैं। तो यह भी आंसर कहीं आपको इस प्रश्न का लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों यह आंसर सही है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का अंग, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न आपके बुक में यह उदाहरण ही है, ठीक है। उदाहरण या आपके प्रश्नावली में इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। आइए इस प्रश्न के सलूशन को दिखाते हैं। यह प्रश्न हम लोग पहले ही कर चुके हैं एक्सरसाइज में, ठीक है ना। एक्सरसाइज में यह 7 के बी का 8 नंबर क्वेश्चन है। आइए इसके सलूशन को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पे आप इस प्रश्न के सलूशन को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यह उसका सलूशन है, ठीक है। आप इसके सलूशन को देख सकते हैं और अगर प्रश्न समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। यह आपका 7B का प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है। 7B का प्रश्न नंबर 8 है। आप इसके सलूशन को देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर उसके बाद भी कहीं पे आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का च, के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2,1 तथा 4,5 एक ही रेखा पर होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है और यह पार्ट जो है निर्देशांक के ज्यामिति का जो समरेख का कॉन्सेप्ट था उसका है और यह बिल्कुल इस समय आपके सिलेबस से पूरी तरह से यह पूरा पार्ट कट गया है। तो आपको इस प्रश्न को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है और यह पार्ट पूरी तरह से कट गया है, तो आपको बिल्कुल इस प्रश्न को नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है लेकिन उनके पूछने की संभावना है, तो उन प्रश्नों को मैं आपको खुद ही करा दूंगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी यह जो अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उस पुरानी बुक में यह उदाहरण भी है, ठीक है ना। अगर आपके पास 2023-2024 की बुक होगी तो उसमें यह उदाहरण भी आपके बुक में होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। यानी यहाँ पे टोटल 6 हैं, 6 में से किसी 5 को ही करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला है
कि ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल हैं। तो देखिए जो ग्राफ विधि है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जो ग्राफ विधि है वह पूरी तरह से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस प्रश्न को भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का ख। क्या है प्रश्न देखिए, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं उन संख्याओं को x तथा y है। बोला हुआ है ना 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम मान लेते हैं कि माना वह संख्याएं x तथा क्या है y हैं। ठीक है, या संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, ऐसे भी मान सकते हैं। देखिए यहां पे मानते हैं, माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ठीक है, यह हमने मान लिया। अब देखिए कि इन दोनों संख्याओं से मूल संख्या क्या बनेगी। तो मूल संख्या आप जानते हैं दहाई जो है क्या होती है, 10 होती है। तो मूल संख्या जो होगी, मूल संख्या वह क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दहाई जो है 10 होती है और इकाई जो है 1 होती है, तो 10x प्लस वाई। अब देखिए कि इस संख्या को उलटने पर कौन सी संख्या बनेगी। तो प्रश्न में बोला हुआ है ना कि देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग, अभी वह दिखाएंगे। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो पहले तो उन संख्याओं को हमने मान लिया, अब मूल संख्या यह हो गई। अब संख्या को उलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे उलटने पर या पलटने पर। ठीक है ना, बातें कही होगी। तो उलटने पर बनी संख्या, अगर प्रश्न में बोलता है पलटने पर चाहे उलटने पर, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। उलटने पर बनी संख्या। तो अब यहां पे क्या करना है, इसी को जो है यहां पे अब y को इधर कर देना, x को उधर कर देना, यानी 10y और प्लस x। अब प्रश्न में देखिए क्या बोला हुआ है, यहां पे देखिए 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है, यानी x और प्लस y बराबर 9। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब आगे क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। ठीक है ना, कह रहा है कि संख्या के जो अंक हैं उलट दिए जाएं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो देखिए संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यानी यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 10y उलटने पर 10y प्लस x। ठीक है ना, और इसमें से अब क्या करेंगे, मूल संख्या को माइनस करेंगे, 10x प्लस y, और यह बराबर हो जाएगा 27 के। यह जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, यानी संख्या को जब उल्टा किया गया तो देखिए उलटने वाला अंक यह है। ठीक है, अब नई बनने वाली संख्या, तो यहां नई बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, यानी नई बनने वाली संख्या यह है। इसको अगर इधर हम लिखते, देखिए एक्चुअल में यह बनेगा आपका, देखिए 10y प्लस x, हमने एक लाइन कम कर दिया है। अब कह रहा है कि यह 10x प्लस y और प्लस 27, यह एक्चुअल में बनेगा। हमने इसका पक्षांतर करके लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला हुआ है ना कि नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या तो आपका यह है और उससे 27 अधिक, तो यह हो गया। अब इसका हमने पक्षांतर कर लिया यहाँ पे, तो यह हो गया। अब इसको हल कर लेना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, यहाँ पे देखिए माइनस सहित गुणा कर देंगे, तो माइनस 10x और माइनस y बराबर 27। यहाँ पे देखिए 10y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। 9y माइनस 10x में से x जाएगा तो यह भी हो जाएगा 9x बराबर 27। यहाँ से 9 कॉमन ले लें,
तो यह क्या हो जाएगा, या आप यह कहें कि सभी पदों में 9 से भाग देने पर, ठीक है ना, प्रत्येक पद में 9 से भाग देने पर, यहाँ 9 से भाग देंगे तो y माइनस यहाँ 9 से भाग देंगे तो x, यहाँ 9 से भाग देंगे तो 9 3 27। और किसी एक ही संख्या का अगर सभी पदों में यानी दोनों पदों में प्रत्येक पद में भाग दिया जाए तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यह लाइन आपको लिख लेना है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, देखिए x और प्लस y बराबर 9। समीकरण 1 को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो देखिए x यहाँ प्लस में या माइनस में कट जाएगा, y और y हो जाएगा 2y बराबर 9 और 3 12। 2 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी 2 छक्के 12, y का मान आ गया 6। अब यही y का मान समीकरण 1 में हम रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, तो यहाँ से x का मान हमें मिल जाएगा, x बराबर हो जाएगा, देखिए y के स्थान पे 6 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 9 माइनस 6 बराबर 3, ठीक है। अब वह संख्या क्या होगी, प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो वह संख्या यानी मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है, तो मान रख दीजिए 10x प्लस वाई, 10 गुणे x का मान 3 और गुणे 6 प्लस 6, ठीक है, 10 तिहाई 30 और 6 36, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मार्क्स का प्रश्न है, आपसे पूछा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या हो जाएगी 36, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का गौ, देखिए प्रश्न नंबर 2 का गौ क्या है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण ABC 45 अंश हो। एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिनकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/4 हों। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न पे भी स्टार लगा हुआ है और यह पूरा चैप्टर, पहले चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था, ठीक है, यह पूरा चैप्टर ही आपके सिलेबस से काट दिया गया है, तो इस प्रश्न को आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इस प्रश्न को आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 का घ, चित्र में यदि BD परपेंडिकुलर AC तथा CE परपेंडिकुलर AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ADB। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे आकृति आपको दी गई है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को समझते हैं। और यह प्रश्न ऑलरेडी आपके बुक में दिया गया है, जिस प्रश्न को हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है ना, इस प्रश्न को हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आइए इस प्रश्न को दिखाते हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन को दिखाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए कि कैसे यह प्रश्न किया गया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है। अब यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में आपको दिखाते हैं। देखिए केवल यह जो पॉइंट लिखा गया है उसमें अंतर है और प्रश्न यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और वहाँ 90 डिग्री का एंगल की बात किया हुआ है। देखिए प्रश्न सेम है और एक स्टेप इसमें अधिक पूछा हुआ है। देखिए दी गई आकृति में ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और कोण M समकोण है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ठीक है। अब यहाँ पे यह आकृति दी गई है, आकृति में कुछ पॉइंट का अंतर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है वह इधर उधर लिखे गए हैं और यहाँ पे देखिए BD परपेंडिकुलर AC और C परपेंडिकुलर AC, इसका मतलब है कि यह 90 अंश का कोण बना रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 अंश का कोण और यहाँ पे बोला हुआ है समकोण, तो बात एक ही है, प्रश्न बिल्कुल वही है, ठीक है ना। पूछने के तरीके अलग है, सिमिलर प्रश्न है। हाँ, इसमें आपको केवल समरूप दिखाना है और इसमें एक प्रश्न और पूछ लिया है कि CA बटे में PA बराबर BC बटे में MP। प्रश्न आपका सेम है, आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देख सकते हैं और यह आपका 6C का प्रश्न नंबर 14 है, ठीक है ना, 6C का प्रश्न नंबर 14। तो आप यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए और अगर आपको कठिनाई होती है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप 6C के प्रश्न नंबर 14 को आपको देखना है। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। यहाँ पे आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंग क्या पूछा हुआ है आपसे। देखिए
निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता 5, 12, 25, 10 और 8 यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, यह आपको क्या है, दिया हुआ है। और यह जो प्रश्न है ना, आपके बुक में एग्जाम्पल है, या बुक में आपके एग्जाम्पल। आइए इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के सोल्यूशन को देखिए। यहाँ पे देखिए, यह प्रश्न है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए, निम्न बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विधि का नाम ले लिया है। ठीक है, प्रश्न आपका सेम है। देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता आप देख सकते हैं 5, 12, 25, 10 और 8। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए प्रश्न में यही है 5, 12, 25, 10 और 8। ठीक है, चलिए इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यह इसका सोल्यूशन है। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे उदाहरण 4 का यह सोल्यूशन है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यह पूरा सारणी बनाया गया है प्रश्न को हल करके और दिखाया गया है। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में यह 4 मार्क्स का प्रश्न है। ठीक है, आप यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का रिस्पांस दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का च, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। यहाँ पे वर्गांतर दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और बारंबारता दिया हुआ है 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है, यह भी प्रश्न आपके बुक में उदाहरण ही है। ठीक है ना, यह भी प्रश्न आपके बुक में क्या है, उदाहरण है। आइए इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल किया गया है। ठीक है, चलिए इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 1 है आपका। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा अलग तरीके से गया है, लेकिन आपके आंकड़ा देखिए, मेन होता है आंकड़ा। आंकड़ा जो आपका दिया गया है सेम वही है, तो उसका सोल्यूशन उसी प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे क्या, कैसे प्रश्न, इस प्रश्न को कैसे और पूछा गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार की माप, परिवारों की संख्या 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यहाँ पे 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है, यह दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए आंकड़ा बिल्कुल सेम है और आंकड़ा से ही मेन होता है। आंकड़ा बिल्कुल सेम है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है ना, इस प्रश्न को मतलब इस रूप में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसका आपको बहुलक निकालना है। इसके सोल्यूशन को आप देख सकते हैं कि कैसे निकाला गया है। ठीक है ना, तो इस उदाहरण की सहायता से आप इसके आंसर को आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सोल्यूशन आप देख सकते हैं। आई होप कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आप प्रत्येक स्टेप को देख लीजिए। अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यह पूरा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। अब यहां से आपके 6 नंबर वाले प्रश्न चालू होते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/16। ठीक है, तो देखिए यह जो प्रश्न है यह भी एक्सरसाइज में हम लोग हल कर चुके हैं, यानी प्रश्नावली में इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। मैं बताता हूं आपको कि कहां पे यह प्रश्न आपको मिलेगा। तो यह प्रश्न आपका 3C का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल कर चुके हैं। वहां से इसका सलूशन आपको देखना है। 3C का क्वेश्चन नंबर 4 सेम प्रश्न, वहां पे यही प्रश्न हम लोग प्रश्नावली में हल कर चुके हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप 3C के क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, वहां से इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। अब देखिए यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का है और इसी में देखिए अथवा में भी प्रश्न पूछा हुआ है, यानी इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक को ही करना है आपको। चलिए अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह आपके बुक का उदाहरण है। आइए इसके सलूशन को आपको दिखाते हैं कि कैसे यह हल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके सलूशन को आप देख सकते हैं। यह है आपका उदाहरण नंबर 1 और देखिए यहाँ पे यह इसका सलूशन है। ठीक है ना, देखिए सिंपल प्रश्न है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं
ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका वही प्रश्न है, कैसे इसको हल किया गया है, यहाँ पे इसके सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक। अब देखिए आगे का सोल्यूशन आपका क्या है, चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए आगे का सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये आपका पूरा सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रश्न, और यही आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा 6 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 9 मीटर, यही आपका आंसर होगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको समझते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न नंबर 4। यह भी 2 पार्ट में है। यहाँ पे देखिए यह भी 6 नंबर के प्रश्न है। पहला इससे कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न पूछा हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। तो यहाँ पे देखिए यह जो प्रश्न है, यह वाला प्रश्न हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। 9B का यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए इसके सलूशन को आपको दिखा देते हैं कि कैसे यह प्रश्न किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न के सलूशन को देखिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं, 9B का पार्ट 2 है। प्रश्न नंबर 7 सिमिलर वही सेम प्रश्न है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच से खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आकृति आप देख सकते हैं और इसके सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, यह आपका सोल्यूशन है पूरा। ठीक, आप इसके सोल्यूशन को अधिक जानकारी के लिए आप 9B का पार्ट 2 देख सकते हैं, और वहाँ पे प्रश्न नंबर 7 यह है। ठीक है ना, इसके सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। यहाँ से सोल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अधिक जानकारी के लिए आप प्रश्न नंबर 7 प्रश्नावली 9B को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह जो पार्ट है वलय वाला, वह आपके सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिया गया है। यहाँ पे स्टार भी देख सकते हैं आप, स्टार तो इस प्रश्न पे भी लगाया गया है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न अभी पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यह वाला पूरी तरह से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे। अथवा में इसके प्रश्न पूछा हुआ है 6 नंबर का कि एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को समझते हैं इसके। तो चलिए यहाँ पे अथवा वाले को देख लेते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी आकृति हम बनाते हैं। खैर आकृति का कोई उद्देश्य नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि एक खोखला गोला है। ठीक है, यह खोखला गोला है जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो नॉर्मल सी बात है कि 2 अलग अलग गोले होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका जो व्यास है वह 4 है। ठीक है, और यह जो गोला है बड़ा वाला, इसका जो व्यास है वह 8 है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, एक आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर यानी एक शंकु का आकार बनाया गया। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ। तो यहां से देखिए कि अगर यह पूरा इस गोले को पिघलाकर, क्योंकि देखिए इसका भी व्यास 8 है और इसका भी व्यास 8 है, इसका भी व्यास 8 है, यानी इस बड़े गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया है। और बीच में देखिए यह छोटा गोला है, यानी यह वाला जो भाग है इसका जो आयतन होगा, ठीक है ना, इसका जो आयतन होगा वह शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, वह किसके आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा। अब मान लीजिए कि इसको हम मान लेते हैं V3। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं V3, बड़े वाले को यहाँ पे इसको मान लेते हैं V1 और छोटे वाले को हम मान लेते हैं V2। तो यहाँ से देखिए हमें क्या क्या मिलेगा। देखिए यह V3 है तो R3 यानी त्रिज्या हमें क्या मिलेगी, यह व्यास है तो यहाँ से 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। R1 हमें क्या मिल जाएगा,
R1 यह पूरा 8 है, ठीक है, तो R1 भी 4 सेंटीमीटर मिलेगा ऐसे ही। और R2 क्या मिलेगा, R2 मिलेगा, या V2 छोटा वाला है तो R2 मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जो आपका आयतन होगा, यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि जो V3 होगा वह बराबर होगा, अगर V1 में से हम V2 को माइनस कर दें तो यह वाला आयतन उसके बराबर हो जाएगा, यानी V3 बराबर हो जाएगा V1 माइनस V2 के, ठीक है ना। V1 मतलब यह बड़ा वाला जो है उसमें से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो यह वाली एरिया हमें पता चल जाएगी, यही आयतन बराबर हो जाएगा शंकु के। अब यहाँ से देखिए कि आप जानते हैं कि यह शंकु का आयतन है, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर एच। R का मान यहाँ पे देखिए R3, क्योंकि V3 है तो यह R3 हो जाएगा, ठीक है। यह बराबर हो जाएगा V1, यानी देखिए यह खोखला गोला है तो इसका सूत्र होता है 4/3 पाई R, V1 है तो यह R1 का क्यूब, माइनस यह हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए 1/3 कॉमन हो रहा है और पाई कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/3 पाई, यह कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 4R1 का क्यूब माइनस, यहाँ पे 4 को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 4 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1/3 पाई, और देखिए अब मान भी रखते जाते हैं। R3 का मान क्या है, R3 का मान है 4, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर गुणे एच। यहाँ पे देखिए 3 और यह पाई, यह दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना। जब तिरछा गुणा करेंगे तो यह दोनों कट जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो यह 3 अंश में चला जाएगा, यह हर में, तो दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 एच बराबर, इधर भी मान रख लेते हैं। R1 का मान देखिए 4, तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस, यहाँ पे देखिए R2 का मान है 2, 2 का क्यूब, ठीक है। हल करते हैं यहाँ से, तो 4, यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब मतलब 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। देखिए 4 चौके 16 चौके 64, 3 पावर है ना, तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सरल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुणे 64 में से 8 जाएगा, 64 में से 8 जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 56, ठीक है, क्या हो जाएगा 56। अब 4 का गुणा कर लें, 4 छक्के 24 के 4, 2 हासिल, 4 पचे 20 और 2 22, ठीक है। यच का मान चाहिए तो यच बराबर क्या हो जाएगा 224 बटे में 16, 16 एकम 16, 22 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 64, ठीक है ना, 64, 16 चौके 64, तो यह हो जाएगा, यच का मान आया आपका 14, ठीक। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, देखिए प्रश्न में बोला हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप जानते हैं, सूत्र जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ से शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है यल, यल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान क्या है 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, और यहाँ से देखिए आर, अब शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या यहाँ पे व्यास 8 है तो शंकु की त्रिज्या यानी 4 त्रिज्या होगी, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसको हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 196 और प्लस 16, तो 6 6 12 के 2, 9 1 10 1 11 और 1 और 1 2, यानी 212 हो जाएगा, ठीक है। यल बराबर हो जाएगा रूट में 212। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर रूट ले लेना, यानी वर्गमूल ले लेना। अब यहाँ से देखिए यह इसका आप जो है चाहे तो इसी रूप में छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, यह आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यल का मान हम रूट के रूप में ही छोड़ देते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा हुआ है वक्र पृष्ठ, क्या पूछा हुआ है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है आपका पाई आर यल, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है पाई आर यल, फार्मूला होता है। तो यहाँ से आपको मान रख देना है, पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 4 हो गया और यल का मान आपका आया है रूट में 212, ठीक है। अब यहाँ से इसी को हल कर लेना है और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणनखंड करके रूट से बाहर कुछ ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका अगर हम वर्गमूल भी लें तो यह आ जाएगा आपका 14.56, ठीक है, यह आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। यहाँ से देखिए 22/7
7 गुणे 4 और इसका मान हो जाएगा 14.56। 7 से इसको भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा आपका 2.08। ठीक है, अब सभी का गुणा कर देंगे। 2200 के 88 गुणे 2.08 यह गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 183.04 और यह वक्र पृष्ठ है। क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स यह पूरा आपका सॉल्यूशन सेट 6 आपका आज खत्म हुआ 2023 का। और आई होप कि प्रत्येक मॉडल पेपर को यानी प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करना है अपने से। देखिए अभी तो हमने हल करके दिखाया, अब आपको हल करके प्रैक्टिस करना है ताकि आप प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकें अपने से। ठीक है ना। और देखिए आप सभी के लिए मैं लगातार इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको बस क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों तक, अधिक नहीं 4 से 5 दोस्तों तक शेयर करना है। अगर इससे अधिक आप करेंगे तो आपका बहुत अधिक स्वागत है। ठीक है, और लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।